Hello student, welcome back. So in the last class, we had discussed till prism and theory of prism, graph of angle of deviation versus angle of incidence for a prism, and we also discussed about few MCQs based on prism. Now in today's session, we'll be discussing a little more theory related to prism and a very important concept, that is dispersion of light. Alright, so please pay attention. Now, before we start with dispersion of light, let me just introduce what exactly we mean by thin prism. Because when we discuss dispersion of light, in most of the situations, we'll be using expressions for or the formula for angle of deviation produced by a thin prism. Alright? So now, what exactly is a thin prism? So remember student, a thin prism is a prism whose refracting angle, I hope you all can recollect, angle of prism is less than 10 degrees. Such a prism is called as a thin prism. Fine. Now in case of prism, okay, so अगर मैं prism को ऐसे ड्रॉ करूँ, देखो आपको समझाने के लिए, एक prism ऐसा है और एक prism ऐसा है. This is one and this is prism 2. कौन सा वाला thin है? Of course second वाला. अगर आप इसको thin कह रहे हो तो देखिए ये जो एंगल है ये बहुत छोटा है, तो दोनों ही प्रिज्म में से कौन से प्रिज्म का एंगल काफ़ी छोटा है? तो सेकेंड वाला. तो ऐसा प्रिज्म जिसका एंगल बहुत छोटा होता है, लेस देन 10 डिग्री होता है, उसको हम थिन प्रिज्म कहते हैं ना. जब हम लोगों ने प्रिज्म की थियोरी डिस्कस की थी या प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव किया था, तो बच्चों हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन आया था, मैं आपको याद दिलाता हूँ. ये इंसिडेंट रे थी, यहाँ पर एक रिफ्रैक्टेड रे और ऐसे इमर्जेंट रे थी. इफ़ यू कैन रिकॉल, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया था, यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया था. दिस वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, रिफ्रैक्शन एंगल 1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 एंड दिस वाज एंगल ऑफ इमर्जेंस E. और एक इक्वेशन हमारा ऐसा था, A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, याद है ये? सो यहाँ से डेल्टा को हम लिखेंगे I प्लस E माइनस A. अब ये मुझे फिर से यूज करना है इस वाले प्रिज्म के लिए, यानी कि थिन प्रिज्म के लिए. सो फॉर थिन प्रिज्म all angles are very small. है ही वो थिन प्रिज्म, तो उसके लिए सारे एंगल बहुत छोटे हैं. सिर्फ ऑल द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, यानी मैं कह रहा हूँ कि I की वैल्यू, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू एंड E आर वेरी स्मॉल. ओके, अब अगर ये एंगल्स बहुत छोटे, तो बच्चों मैं रिलेशन यूज करूंगा कि साइन थीटा को हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं. ये कब? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल एंड एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस. ये रिजल्ट हमने कई बार पहले भी देखा है. एक्सप्रेस या तो मेजर्ड इन रेडियंस, आप ऐसे कह सकते हो. जैसे साइन जीरो होता है, यानी अगर एंगल की वैल्यू छोटी होती है तो साइन थीटा और टैन थीटा ऑलमोस्ट थीटा के बराबर होते हैं. प्रोवाइडेड क्या है, कंडीशन क्या है कि आपका एंगल किस में होना चाहिए? रेडियंस में. इसको अगर और अच्छे से समझना है तो जैसे देखो, व्हाट इज साइन 30? साइन 30 इज हाफ, बराबर. सो अब हालांकि 30 डिग्री इतना छोटा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ. 30 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करो तो क्या ये π/6 होगा, और पाई को अगर मैं 3 लिख दूं तो 3/6, यानी ये अप्रोक्सीमेटली 1/2 होगा. यानी कि जो ये वैल्यू है π/6 और जो ये वैल्यू आ रही है, दोनों इक्वली आ रही है. ऑफकोर्स मैं ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना 30 बहुत छोटा नहीं. अगर एंगल बहुत छोटा होता है रेडियंस में, जैसे एक्सट्रीम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 10 डिग्री तक, और उसको अगर आप रेडियंस में कन्वर्ट करो तो साइन की वैल्यू ऑलमोस्ट उसके बराबर आती है. तो साइन थीटा की वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू और इसके बराबर होगी. कंडीशन है कि थीटा रेडियंस में होना चाहिए और बहुत छोटा होना चाहिए. जैसे साइन π/2 को π/2 मत कह देना, क्योंकि π/2 काफी बड़ा वैल्यू हो गया. चले आगे, ठीक है. तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. अब ये क्यों यूज कर रहे हैं मैं बताता हूँ. देखो, हाँ, फॉर सपोज इस प्रिज्म का नाम ABC है,
सो एट सरफेस ए बी, सरफेस ए बी पर अगर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, स्नेल्स लॉ, तो आपको क्या मिलेगा, हमारा वाला स्नेल्स लॉ, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, बराबर। पर मैंने कहा सारे एंगल बहुत छोटे हैं, साइन थीटा थीटा, यानी साइन आई को मैं आई लिख सकता हूँ और साइन आर वन को मैं आर वन लिख सकता हूँ। आई होप इतना आपको समझा। अब आप सरफेस ए सी पर आ जाइए, फॉर या स्नेल्स लॉ एट सरफेस ए सी, एट सरफेस ए सी पर अप्लाई स्नेल्स लॉ, मुझे क्या मिलेगा देखो। सो आपको मिलेगा म्यू इंटू साइन आर टू इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। अगेन एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, सो आपको मिलेगा म्यू इंटू आर टू इज इक्वल टू ई। एक काम करते बच्चों, ये आई और ई की और यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 प्रिज्म के लिए। सो अगर आप ये पुट करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा विल बी इक्वल टू आई प्लस ई। व्हाट इज आई? म्यू इंटू आर वन। व्हाट इज ई? म्यू इंटू आर टू माइनस ए। सो आई टेक डेल्टा एज म्यू कॉमन, आर वन प्लस आर टू माइनस ए। अब याद करो प्रिज्म का जब हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, सो ये एक रिजल्ट हमारे पास था, एक और रिजल्ट था, ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। सो ये जो आर वन प्लस आर टू उसको मैं ए लिख सकता हूँ, तो इट विल बी म्यू इंटू ए माइनस ए एंड डेल्टा विल बी ए कॉमन म्यू माइनस वन। ये फॉर्मूला है बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, बाय हेड कर लो। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, डेल्टा इज ए इन द ब्रैकेट म्यू माइनस वन, वेयर डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, A is the refracting angle of prism, mu is nothing but refractive index of the material of the prism. Okay. एक और बात बच्चों आपके नॉलेज के लिए, ये जो टर्म म्यू है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पर ये जो टर्म होता है म्यू माइनस वन, इसको लिखा जाता है रिफ्रैक्टिविटी ऑफ मटीरियल ऑफ प्रिज्म। सो अगर कोई कहता है कि किसी प्रिज्म के मटेरियल की रिफ्रैक्टिविटी 0.5 है, तो आई हैव सीन मेनी अ टाइम स्टूडेंट को लगता है रिफ्रैक्टिविटी यानी म्यू। नहीं, अगर रिफ्रैक्टिविटी की वैल्यू दे रहे वो यानी म्यू माइनस वन की वैल्यू दी है। प्लीज कीप दिस इन माइंड। सो यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड जस्ट कॉपी इट डाउन क्विकली। थिन प्रिज्म, आई रिवाइज इन द मीन टाइम यू कैन कॉपी। थिन प्रिज्म इज अ प्रिज्म हुज एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स एंगल ए इज लेस देन 10 डिग्रीज। फिर एक प्रिज्म के ये दो एक्सप्रेशन हम यहाँ भी यूज करने वाले हैं। हाँ, ये शायद आप में से कुछ बच्चों को नहीं पता हो कि साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एंड एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस। फिर हमने इंडिपेंडेंटली स्नेल्स लॉ अप्लाई करा सरफेस ए बी पर और सरफेस ए सी पर, और उसकी मदद से हम आगे बढ़ गए। ओके, सो ये था डेरिवेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस बाय थिन प्रिज्म। अब ये फॉर्मूला हमको आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ओके, सो एक तो था थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म के बाद the next topic that I want to discuss with you is dispersion of light, है ना। अब dispersion of light है क्या, तो वो हम समझे, we will understand that। पर एक और रिजल्ट है बच्चों, कॉशी's फॉर्मूला। कॉशी's फॉर्मूला आपको रिलेशन बताता है बिटवीन what you can say wavelength and refractive index के बीच में, ठीक है। सो कॉशी's फॉर्मूला के हिसाब से we don't have to discuss its derivation वगैरह वगैरह, इसका एक रिजल्ट है जो हमारे काम में आता है। अकॉर्डिंग टू दिस, वेवलेंथ ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का जो रिलेशन है वो ऐसा है कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा रेज़ टू 4, ऐसे आगे तक चलते जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर क्वेश्चन में आया भी है तो इतने से आपका काम बन जाएगा। ये बेसिकली एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा फॉर्मूला है जो रिलेट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो लैम्डा स्क्वायर और ज्यादा होगा, तो बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर कम हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा। वैसे भी लग रहा है कि इन्वर्सली है, बट ज़्यादा सही तरीके से समझना चाहते हो तब ऐसा बोलो, अगर लैम्डा विल इंक्रीज तो क्या होगा बच्चों, बी बाय लैम्डा स्क्वायर कम हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। तो इस रिलेशन से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है। याद रहेगा आपको, व्हेन वेवलेंथ इंक्रीजेस
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। यही रीजन है बच्चों, या अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट को समझना इजी हो जाता है। वैसे भी काफी आसान है ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये फॉर्मूला आप ऐसे ही लर्न कर लो या ये रिजल्ट आपको याद रखना है। सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या कहता है बच्चों, सी इफ यू हैव एक मान लो ऐसे प्रिज्म है और ये प्रिज्म में से मान लीजिए हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं। हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं, दिस इज व्हाइट लाइट। सनलाइट भी आप बोल सकते हो, पॉलीक्रोमैटिक लाइट भी बोल सकते हो। पॉली यानी कि मैनी, क्रोमा यानी कि कलर। सो ये अब तक जो हम लाइट डिस्कस कर रहे थे PQRS, ये जो प्रिज्म फॉर्मूला पढ़ा था वो था मोनोक्रोमैटिक लाइट, लाइट विद सिंगल कलर। ये व्हाइट लाइट है जिसमें कई सारे कलर्स हैं। हाँ, यहीं से हमको पता चला कि व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स भी है। देखा ये क्या बच्चों कि अगर प्रिज्म बीच में नहीं होता तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, पर रिफ्रैक्शन की वजह से इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि जब लाइट प्रिज्म से बाहर आती है तो ऐसे कई सारे कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है। सी आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ ऑल 7 ऑफ द कलर्स, ठीक है ना, बट ये समझाने के लिए आपको। अब देखा ये जाता है कि सबसे ये वाला दूर वाला कलर वो रेड है, ये येलो है और ये वॉयलेट है। दिस इज व्हाट इज ऑब्जर्व, ठीक है ना, कि जब व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म पर इंसिडेंट कराते हैं तो जब वो उसमें से बाहर निकलती है तो जो व्हाइट लाइट है वो ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। सबसे नजदीक का जो कलर है वो रेड, ये येलो और ये वॉयलेट है। दैट सीक्वेंस वाज रिवर्स, ओके। सो रेड, येलो एंड वॉयलेट। सो व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म इट विल स्प्लिट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। 7 आपको कैसे पता चला, क्योंकि जब लाइट प्रिज्म से बाहर आई तो उसमें देखा गया कि 7 कलर है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। सो ये जो फिनोमेना है जिसमें व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है, डिवाइड हो जाती है इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब सवाल ये उठा कि सर ऐसा हुआ क्यों, है ना? क्या आपको ये समझ में आया बच्चों कि अलग अलग कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग है? देखो ये रेड कलर पहले इसमें था, यानी रेड कलर का ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, पर रेड कलर चला ऐसे गया, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। समझना बच्चों, साथ रहना। पहले ये येलो कलर इसमें था बट प्रिज्म से पास होने के बाद वो ऐसा गया, सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो कलर। सेम विद दिस विल बी एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर। तो सब कलर के लिए डेविएशन सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहेगा? इसका रीजन ये बच्चों कि एंगल ऑफ डेविएशन जो अभी हमने देखा थिन प्रिज्म के केस में इज a इन द ब्रैकेट म्यू माइनस 1। लॉजिक लगाओ बच्चों। अब ये देखा कि दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व, हमने देखा ऐसा होता है। सो अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब सब कलर के लिए डेल्टा अलग अलग है। अब सब कलर के लिए डेल्टा अलग अलग है बट सब एक ही प्रिज्म से पास हो रहे हैं, सो a सबके लिए सेम है। सोचो बच्चों, डेल्टा अलग है, a सेम है, 1 सेम है, यानी डेफिनेटली म्यू सबका अलग अलग होगा। सबका म्यू अलग अलग होगा कहने का मतलब इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगा। इसका ये मतलब होता है बच्चों कि जब ये कलर्स प्रिज्म में से पास होंगे तो अलग अलग कलर की स्पीड इसमें अलग अलग होगी। यू रिकॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स यू आइडिया अबाउट स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सो जब मैं बोल रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, इसका मतलब ये होता है कि जब रेड कलर इस प्रिज्म में से ट्रैवल करेगा, येलो कलर इसमें से ट्रैवल करेगा और वॉयलेट ट्रैवल करेगा तो उनकी स्पीड अलग अलग होगी। सो डिफरेंट कलर्स विल हैव डिफरेंट स्पीड इन दिस मीडियम, बराबर है। सो यही रीजन हो सकता है सबका डेल्टा अलग है, क्योंकि म्यू सबका इस मटेरियल का जो म्यू है वो अलग अलग कलर के लिए अलग होगा। तो इससे क्या पता चला? अब हम जाके ये रिलेशन पर आते हैं कि म्यू सबका अलग अलग होना यानी सबकी वेवलेंथ क्या होगी? अलग अलग। तो यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं बच्चों कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट से मुझे पता चला, क्या पता चला? डिस्पर्शन ऑफ लाइट से ये मुझे पता चलता है कि डेल्टा ऑफ वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ येलो कलर इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ रेड कलर। यानी कि म्यू ऑफ वॉयलेट शुड बी ग्रेटर देन म्यू फॉर येलो शुड बी ग्रेटर देन म्यू फॉर रेड।
और म्यू और लैम्डा में इनवर्स काइंड ऑफ रिलेशन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ येलो इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड. एंड दैट इज द रीजन वाई बच्चों याद रखना, इन द सीक्वेंस ऑफ विबग्योर, इन द सीक्वेंस ऑफ विबग्योर, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सुन लो. इन द सीक्वेंस ऑफ विबग्योर, जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हो, एरो पर ध्यान दो, सो जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हो वेवलेंथ इंक्रीज होती है और स्पीड डिक्रीज होती है उस कलर की, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है. ओके, सो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर की होगी, रेड, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, वॉयलेट की, आप सब जानते हो. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाइज अगर आप देखोगे तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल का कम, यानी रेड की स्पीड कम और वॉयलेट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी. यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बच्चों इंट्रोड्यूस करूंगा, हालांकि फिलहाल जरूरत नहीं है. अगर आपको याद है बच्चों, क्या सर याद है, साइन आई सी वॉज 1/μ. सो जब मैं, प्लीज ध्यान देना, वॉयलेट से रेड की तरफ जाता हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है यानी साइन आई सी इंक्रीज होता है. और साइन आई सी अगर इंक्रीज हो रहा है, और अगर आपने इसके पहले के सारे लेक्चर देखे तो मैंने कहा था साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंगल बढ़ने पर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है. साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 रूट 1/√10 0.7 होता है, साइन 90 1 होता है. सो एज थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा इंक्रीजेस. सो इफ साइन थीटा इज इंक्रीजिंग, कहने से आईसी ऑल्सो इंक्रीजेस. प्लीज बच्चों ध्यान दो, जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हो वेवलेंथ बढ़ती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, साइन आईसी बढ़ता है, तो आईसी भी इंक्रीज होता है. इसका मतलब व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम वॉयलेट कलर टू रेड कलर, वेवलेंथ इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस एंड क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस. यानी सबसे बड़ा क्रिटिकल एंगल कौन से कलर के लिए होगा, रेड कलर के लिए. आने वाले टाइम में हमको क्वेश्चंस के लिए काम आएगा. फिलहाल डिस्पर्शन, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है सबको. एक बार फिर से, कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट, किस पर इंसिडेंट हुई, प्रिज्म पर, बाहर जाती है वो स्प्लिट हुई, क्यों, तो हम डिस्कस कर रहे हैं. स्प्लिट भी ऐसी होती है बच्चों की, सबसे दूर वॉयलेट है और नजदीक में रेड है. सो मुझे पता चला डिविएशन वॉयलेट का ज्यादा है रेड येलो से, और येलो का ज्यादा है रेड से. इसका मतलब म्यू ऐसे ऐसे होगा. अब म्यू और वेवलेंथ का रिलेशन कॉशियस फॉर्मूले से आता है. सो ये ऐसा ऑर्डर होना चाहिए. सो आई कैन कंक्लूड एज आई ट्रैवल फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, मतलब व्हाइट लाइट में, तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है. इससे ये पता चला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है. फिर मैंने क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट यहां पर जोड़ दिया कि क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होगा. तो सबसे बड़ा क्रिटिकल एंगल किसके लिए होगा, रेड कलर के लिए. इज दैट क्लियर? सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट. व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म, आफ्टर रिफ्रैक्शन व्हाइट लाइट विल स्प्लिट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. ये जो प्रोसेस है जिसमें व्हाइट लाइट 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट होता है, उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट. जब व्हाइट लाइट डिस्पर्स होगी तो सबसे ज्यादा डिस्पर्स कौन होगा, वॉयलेट कलर. सबसे कम डिस्पर्स कौन होगा, रेड कलर. तो याद रखना बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन में मैं ऐसे बोलूं एक्सट्रीम कलर, नाम नहीं लिया और बोला एक्सट्रीम कलर्स, तो दीज आर नथिंग बट वॉयलेट एंड रेड. और अगर बोला जाए मीन कलर, तो इट इज येलो कलर. अब ये मीन अल्फाबेटिक मीन नहीं हुआ, ऐसे मत करना सर. 1 2 3 4 इधर से चौथा, 1 2 3 4 इधर से चौथा. सो ग्रीन मीन है, डेविएशन वाइज मीन कलर. यानी इवन दीज आर स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स जो आपको काम आएंगे. क्या सर, देख, जो डेविएशन ऑफ येलो कलर है, जरूरत पड़ने पर उसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा वॉयलेट प्लस डेल्टा रेड डिवाइडेड बाय 2. अगर येलो कलर का डेविएशन नहीं दिया है और पूछा है तो इन दोनों की मदद से आप निकाल सकते हो. सेम वे ये भी याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर इज म्यू वी प्लस म्यू वाई डिवाइडेड बाय 2, इसलिए उसको मीन कलर कहते हैं. अभी समझा? सो वो सीक्वेंस वाइज मीन भले ही नहीं है, बट वैल्यूज वाइज वो मीन आता है. सो डेल्टा वाई म्यू वाई इफ रिक्वायर्ड हम यूज कर सकते हैं, या टाइम आने पर काम आएगा. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया 100% बच्चों? ओके, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं. These are all small basic point, but काफी इंटरेस्टिंग और आगे काम भी आएंगे. चलो अब बच्चों क्या करते बताएं. ये वाला, ये आईसी के कॉन्सेप्ट पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है.
आई थिंक सारी बुक्स में आपको ये क्वेश्चन मिलता है और डिस्कशन कर लेना चाहिए उसका यहीं पर। कुछ ऐसा है बच्चों की, एक वाइट लाइट प्रिज्म पर इंसिडेंट हुई है, ठीक है ना, एक वाइट लाइट प्रिज्म पर इंसिडेंट हुई है और सो वाइट लाइट प्रिज्म पर इंसिडेंट हुई, किसी भी तरीके से आ सकती है, चलो ऐसे आएगी, इट गोज इनसाइड और ऐसे स्प्लिट हो गई हो, और यहाँ पर एक रे आई है, एक मान लीजिए ऐसे है और एक मान लीजिए ऐसे है, सो उनका नंबरिंग है 1 2 3। जो फर्स्ट वाला है वो मान लीजिए ग्रीन है, माफ कीजिए वॉयलेट है, ये रेड है और ये ग्रीन है, आई एम सॉरी दिस इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, सिर्फ ऐसा है कि ये 1 2 3 कलर्स है, ठीक है ना। और आपको ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं, ऑप्शन ए कह रहा है ऑप्शन ए के हिसाब से बच्चों फर्स्ट कलर ग्रीन है, सेकंड वाला रेड है, थर्ड वाला वॉयलेट है। ऑप्शन बी कह रहा है बच्चों कि फर्स्ट वाला कलर वॉयलेट है, सेकंड वाला कलर रेड है और थर्ड वाला कलर ग्रीन है। फिर ये कह रहा है कि रेड है, ग्रीन है, वॉयलेट है, और वॉयलेट है, ग्रीन है और रेड है। तो आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस राइट है। चेक कर लो कोई रिपीट तो नहीं हुआ ना, ठीक है। चलो सोचो, 10 सेकेंड दे रहा हूं मैं आपको, थिंक अबाउट इट। तो आप कैसे सोचोगे, सोचो बच्चों। ओके, सो द क्वेश्चन सेज यहां व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई है, ये व्हाइट लाइट है जो प्रिज्म पर इंसिडेंट हुई है। ये पक्का पता चला बच्चों एक कलर का TIR हुआ है और 2 कलर का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। तो ये सोचते बच्चों, अच्छा अगर ये तीनों कलर बाहर होते फॉर एग्जांपल, तो पक्का था ना सबसे नजदीक का ये रेड होगा, फिर ये ग्रीन होगा, और अगर यहाँ फर्स्ट कलर होता तो वो वॉयलेट होना चाहिए था। सर क्या बोला आपको ही समझा बच्चों, मैं ऐसे कह रहा हूँ, अगर ये डायग्राम ऐसा होता, तीनों कलर सपोज बाहर होते, तो ये रेड होता, ये वॉयलेट होता और ये कौन सा है ग्रीन आ रहा है ना, तो ये ग्रीन होता। क्यों सर? क्योंकि रेड का डिविएशन सबसे कम, वॉयलेट का डिविएशन सबसे ज्यादा, अभी हमने देखा। बट प्रॉब्लम क्या होगी बच्चों, पता है तीनों अगर बाहर होते तो हम ऐसा सोच सकते थे, यहाँ पर तीनों बाहर नहीं है बच्चों। यहाँ पर ये लोग कह रहे, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर ये लोग कह रहे कि, कह रहे इन द सेंस डायग्राम में दिया हुआ है कि एक कलर अंदर है, ठीक है ना। अच्छा यानी एक कलर का TIR हुआ है। सोचो बच्चों कौन से कलर का TIR सबसे इजीली होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन से कलर का सबसे इजी होगा। लॉजिकल है बच्चों। मैंने कहा था जब मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जाता हूं, ध्यान दो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, जब मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जाता हूं तो क्या होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है, क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होता है। यानी कि रेड का क्रिटिकल एंगल, रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा है, यानी कि रेड कलर का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना बहुत मुश्किल है। क्यों सर? कंडीशन क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मैं कह रहा हूं रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे बड़ा है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे बड़ा होना थोड़ा चाहिए ये वाले सरफेस पर। सो इससे क्रिटिकल एंगल रेड कलर के लिए सबसे ज्यादा, मतलब रेड कलर का TIR इजीली नहीं होने वाला। तो कौन से कलर का TIR इजीली होगा? सबसे छोटा, वॉयलेट का। अब यहाँ पर 3 कलर का कॉम्बिनेशन है, और किसके लिए आपको लगता है TIR होना सबसे इजी था? हाँ, वॉयलेट कलर के लिए। सर अगर अब सोचो, अगर ये वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर है, अगर ये सोचो वॉयलेट कलर है, तो क्या हो सकता है ये ग्रीन और ये रेड है, क्योंकि वॉयलेट कलर का अगर TIR होगा तो जरूरी नहीं ना इसका भी होगा। सोचो अगर ये रेड कलर है, फॉर एग्जांपल अगर ये रेड कलर है तो रेड का TIR होना, जबकि रेड के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे बड़ा था। सब ऊपर से जा रहे हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए ऐसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो,
CS एंड फिजिक्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसे 7 सब्जेक्ट्स है। सबसे डिफिकल्ट है पास होना फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स के पासिंग मार्क्स सबसे ज्यादा है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि इंग्लिश में पास, ऐसी खुद की एग्जाम बना रहा हूं मैं, इंग्लिश एग्जाम को पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए और फिजिक्स एग्जाम को पास होने के लिए 60 मार्क्स चाहिए, अज्यूम। सो इंग्लिश में पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए और फिजिक्स में पास होने के लिए कितने चाहिए, 60 मार्क्स चाहिए। तो क्या लगता है बच्चों, कौन सा सब्जेक्ट पास करना सबसे ईजी होगा, इंग्लिश। कौन सा सबसे टफ होगा, फिजिक्स। तो ऐसे में एक रफ स्टेटमेंट दे सकता हूँ, समझाने के लिए वापस में कह रहा हूँ, कहीं लीक मत देना कि ऐसा सर ने बोला था, कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स में मार्क्स ला सकता है 60 या फिजिक्स में पास हो सकता है, तो इसका मतलब वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी मार्क्स ला ही सकता होगा। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि इंडिविजुअली सबके सब्जेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, आई एम जस्ट गिव एन एग्जाम्पल कि अगर सबसे टफ है फिजिक्स को क्लियर करना 60 मार्क्स ला करके, तो जो बच्चा 60 स्कोर कर सकता है वो बाकी सब भी स्कोर कर ही सकता है, ऐसा मान सकते हैं। सो जो फिजिक्स में पास, क्या मैं बोल सकता हूँ सब में पास, ऐसा बोल सकता हूँ। जो इंग्लिश में फेल 35 भी नहीं ले पा रहे, वो तो सब में फेल होने वाला है, लॉजिक बैठ रहा है। अगर फिजिक्स पास तो सब में पास, फिजिक्स इंग्लिश अगर फेल तो सब में फेल। अब मैं ऐसा बोलता हूं कि कोई स्टूडेंट ऐसा है बच्चों जो केमिस्ट्री में पास हुआ है, तो आप गारंटी के साथ बोल सकते हो फिजिक्स में पास होगा, नहीं। पर आप ये बोल सकते हो केमिस्ट्री पास कर लिया तो इंग्लिश पास कर ही सकता है वो। कनेक्शन बैठ रहा है। अच्छा, मैं अगर कह रहा हूं कि कोई स्टूडेंट बायोलॉजी में जस्ट पास हुआ है, जस्ट पास हुआ है, यानी उसके मार्क्स उतने हैं जितने से बायो में पास हो सकता था, यानी वो केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश तो पक्का पास होगा, पर ये भी गारंटी कि वो सीएस और फिजिक्स पक्का फेल होगा, क्योंकि वो बायो में जस्ट पास हो रहा है। मतलब मान लीजिए बायो में पास होने के लिए अगर 50 मार्क्स चाहिए तो उसके 50 आ रहे हैं, 50 ही आए। थोड़ा दिमाग चाहिए बच्चों, लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। वर्ड्स के साथ में खेल रहा हूं, बायो में जस्ट पास हुआ यानी कितने आए, 50। अच्छा, मैं यहाँ पासिंग मार्क्स भी लिख देता हूँ ताकि मेरा एक्सप्लेनेशन भी इजी हो जाए। 35, 38, 42, 45, 50, 55 एंड 60, ये पासिंग मार्क्स। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे ने 75 स्कोर कर लिया या कोई बच्चा फिजिक्स पास हो गया, छोड़ो, इसका मतलब वो सारे सब्जेक्ट पक्का पास होगा, और इंग्लिश भी पास नहीं हो रहा है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं होगा वो। अब मैं कह रहा हूं वो बायो में जस्ट पास हो रहा है यानी उसके 50 स्कोर आ रहे हैं, इससे ये गारंटी है कि वो सीएस और फिजिक्स पास ही नहीं होगा। पर अगर मैं ऐसे बोलूं बायो में पास हुआ, सुनो बच्चों ध्यान दो, बायो में जस्ट पास हुआ और बायो पास हुआ दोनों सेम या अलग अलग है। बायो में जस्ट पास हुआ तो मुझे मार्क्स पता चल के 50 है, बायो में पास हुआ हो सकता है 80 आया हो उसके, हो सकता है उसके 51 आए हो। सो बायो में पास होना इज एन ओपन स्टेटमेंट। सो अगर कोई बायो पास हो रहा है तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि वो केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश पक्का पास होगा। सीएस और फिजिक्स पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मुझे मार्क्स की आइडिया नहीं है। पर अगर मैं बोलूँ बायो जस्ट पास हो रहा है तो गारंटी है कि उसका सीएस और फिजिक्स नहीं पास होगा, पर बाकी सारे पास होंगे। ये सेम लॉजिक बच्चों हमारे ये सीक्वेंस में भी आते हैं। ये पास यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना, और ये सब्जेक्ट्स यानी यहाँ पे कलर्स हो जाएंगे। सो जब मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहा हूँ तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल किसके लिए, रेड के लिए। सो अगर रेड कलर का टीआईआर हो गया, मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ऑफ रेड कलर से ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ ऑल द अदर कलर्स। समझ में? सो अगर रेड कलर का टीआईआर हुआ तो सभी कलर का टीआईआर होगा ही होगा, और अगर वॉयलेट कलर का भी टीआईआर नहीं हुआ यानी किसी का भी टीआईआर नहीं होगा, ये पक्का हुआ है। रेड का टीआईआर हुआ यानी सबका टीआईआर होगा। अगर वॉयलेट का भी टीआईआर नहीं हो रहा यानी किसी का भी टीआईआर नहीं होगा। पर मैं बोलता हूं ग्रीन कलर का टीआईआर हुआ तो आप गारंटी के साथ क्या बोल सकते हो, इन तीनों का हुआ होगा, इन तीनों का मैं कह नहीं सकता। कहता हूं ग्रीन का जस्ट हुआ तो इन तीनों का हुआ होगा, इन तीनों का पक्का नहीं हुआ होगा।
ये चारों पॉइंट याद रखना. If red color undergoes TIR, all the colors has to undergo TIR. If violet color does not undergo TIR, none of the colors will undergo TIR. If in the sequence of Vibgyor, if a particular color, which may be any color, just undergoes TIR, then the colors to the right of it will not undergo TIR, but the colors to the left of it will surely undergo TIR. In the sequence of Vibgyor, if a particular color undergoes TIR, just नहीं बोला, undergoes TIR, then the colors to the right may or may not undergo TIR, but the colors to the left will 100% undergo TIR. चारों पॉइंट में लिखवा दूंगा, आप सुनो मेरी बात ध्यान से. अब अगर समझा तो सोच में बताओ मुझे. तीन ही ऑप्शन है अपने पास. सोच अगर ये रेड होता तो रेड का TIR हुआ तो इन दोनों का भी TIR होना चाहिए, यानी फर्स्ट कलर रेड नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी गलत हो गया. बराबर है. अच्छा, फर्स्ट कलर अगर ग्रीन होता तो अगर ग्रीन का TIR होता तो वॉलेट का भी होना चाहिए था. सो अगर ये ग्रीन है तो वॉलेट भी अंदर आना चाहिए. सो फर्स्ट ऑप्शन ग्रीन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया. तो बी और डी में से आंसर है बच्चों. अब सोच अगर फर्स्ट कलर वॉलेट है तो बाकी दोनों कलर ग्रीन और रेड हो सकते हैं ना. तो फर्स्ट कलर वॉलेट, ये और इनमें से आंसर है. अब ये तो मैंने TIR से बताया. अब डिस्पर्शन क्या कहता है कि रेड का डिविएशन सबसे कम, यानी कि दिस कलर इज वॉयलेट, दिस कलर इज फॉर श्योर रेड एंड दिस इज ग्रीन. सो वॉयलेट ग्रीन रेड, वॉयलेट ग्रीन रेड, दिस इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट कलर इज वॉयलेट, सेकेंड कलर इज ग्रीन एंड थर्ड इज रेड. इज दैट क्लियर सर? क्वेश्चन क्या था, डायग्राम दिया था और बोला था अगर 1 2 3 रेज है तो बताओ 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है ना. अब इसको मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं. देखो, अ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म इफ वॉयलेट कलर जस्ट एमर्जेस फ्रॉम द प्रिज्म. वॉयलेट कलर जस्ट एमर्जेस फ्रॉम द प्रिज्म, यानी वॉयलेट जस्ट बाहर गया. देन द एमर्जेंट रे विल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कलर्स. वॉयलेट अगर जस्ट बाहर गया बोल रहा हूं मैं, तो वॉयलेट अगर बाहर गया तो वॉलेट अगर एमर्ज हो गया मतलब वॉलेट का TIR नहीं हुआ. सो अगर वॉलेट का TIR नहीं होगा तो किसी का भी TIR नहीं होगा, यानी एमर्जेंट रे में सारे कलर होंगे. अच्छा, अ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म इफ रेड कलर अंडरगोस TIR, देन द एमर्जेंट रे, देयर वोंट बी एनी एमर्जेंट रे, ऑल द कलर्स विल अंडरगो TIR. सबके सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे सरफेस से. बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट है बच्चों. इज दैट क्लियर? 100% क्लियर है. अच्छा, a white light is incident on a prism, green color just emerges from the prism. green color just emerges from the prism, यानी green का TIR नहीं हो रहा है. तो green का अगर नहीं हो रहा है तो इन तीनों का तो पक्का नहीं होगा, तो ये तीनों का होगा, क्योंकि इसका जस्ट हो रहा है तो इसका होना ही चाहिए. मेरी बात याद रहेगी बच्चों. ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए. वो चारों पॉइंट में लिख लेता हूँ. फर्स्ट, इफ रेड कलर अंडरगोज TIR, if then all other colors will undergo TIR, यानी कोई भी कलर एमर्ज नहीं होगा. if violet color does not undergo TIR, then none of the colors will undergo TIR, मतलब सारे कलर एमर्ज हो जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट, in the sequence of Vibgyor, if a particular color just emerges from prism या just undergoes TIR, ऐसा भी स्टेटमेंट हो सकता है, then colors to right of it will not undergo TIR, but
colors to left of it will surely undergo TIR. इनकेस अगर आप नहीं भी देख पा रहे तो वॉइस को आप सुन के लिख सकते हो प्लीज. चौथा, in the sequence of vigor if a particular color undergoes TIR, then colors to left of it will surely undergo TIR, but to the right of it may or may not undergo TIR. रियली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. और इस सब्जेक्ट वाली बात से शायद आपको ये इजी लगे कि अगर फिजिक्स निकल जाएगा तो सारे सब्जेक्ट निकल जाएंगे, और जो इंग्लिश नहीं निकाल सकता वो क्या निकालेगा. ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं वापस कह रहा हूँ. सो दिस वाज अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन dispersion and total internal reflection. I hope you have copied it down. If not, pause the screen और आप लिख सकते हो. चलो बच्चों, अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट में दो और टर्म है जो हमारे लिए काफी काम के है, और फिर दो सिचुएशन है जो हमको आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है. ठीक है बच्चों. ओके, अब डिस्पर्शन से रिलेटेड एक और टर्म, इनफैक्ट दो टर्म है बच्चों. एक होता है एंगुलर डिस्पर्शन, मतलब हम डिस्पर्शन को एंगल की मदद से मेजर करेंगे. ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म, जैसे ये व्हाइट प्रिज्म है और इस पर अगर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कर दो तो क्या होगा, ये लाइट प्रिज्म से बाहर जाने के बाद ऐसे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी. ये रेड हो जाएगा, ये वॉयलेट हो जाएगा, बाकी कलर्स उनके बीच में. सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये जो लाइट है, डिस्पर्स बीम ऑफ लाइट इतने एंगल में स्प्रेड होने वाला है. अगर सी दीज आर द एक्सट्रीम रेज, मतलब बाकी सारी रेज इनके बीच में. सो ये व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होने के बाद इतने एंगल में ऐसे फैल जाएगी वो. सो अगर ये दोनों एक्सट्रीम रेज है, रेड और वॉयलेट, आई होप आपको दिख रहा है. ठीक है, सो मैं बोल सकता हूँ इतने एंगल में, इनके बीच का जो एंगल है उतने एंगल में लाइट स्प्रेड हो गई है, फैल गई है. सो ये जो एंगल है दोनों के बीच का, इसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन. सो द एंगल बिटवीन वॉयलेट एंड रेड कलर इन द डिस्पर्स्ड बीम ऑफ लाइट, एंगल बिटवीन वॉयलेट एंड रेड कलर इन द डिस्पर्स्ड बीम ऑफ लाइट, या फिर किताबी भाषा में the angular separation between the extreme colors in the dispersed beam of light. सिंपल है, रेड और वॉयलेट के बीच का एंगल इज एंगुलर डिस्पर्शन फॉर एक्सट्रीम कलर्स. अच्छा, वापस से कई बार ऐसे होता है बच्चों कि वो एंगुलर डिस्पर्शन किसी और कलर्स के लिए भी पूछ सकते हैं, हालांकि ऐसे होता कम है, पर अगर नहीं स्पेसिफाई किया तो हम हमेशा एक्सट्रीम कलर्स के लिए फाइंड करते हैं, दैट इज वॉयलेट एंड रेड कलर. अब एंगुलर डिस्पर्शन को मैं डिनोट करता हूँ थीटा से. इट इज डेल्टा ऑफ वॉयलेट कलर माइनस डेल्टा ऑफ रेड कलर. ये मुझे डिराइव करना है. अब मुझे होता है प्रिज्म के केस में याद है आपको, डेल्टा को लिख सकते थे a इंटू म्यू माइनस वन. साथ रहना बच्चों, ये हो जाएगा a इंटू म्यू माइनस वन. पर अभी हमने देखा कि अलग अलग कलर के लिए म्यू अलग अलग है, तो म्यू ऑफ वॉयलेट होगा और म्यू ऑफ रेड होगा. जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करके सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर. यू कैन ट्राई इट फॉर योर सेल्फ. This is formula for angular dispersion. Definition से delta v minus delta r है, but formula is a mu v minus mu r. Since मैंने कहा ये एंगल है, इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन विल बी डिग्री और रेडियंस. अच्छा,
यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एंगुलर डिस्पर्शन की वैल्यू है थीटा, वो कौन कौन से बातों पे डिपेंड करती है? क्या वो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करती है? यस सर। सो अगर वो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करती है यानी कि प्रिज्म की ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है यानी कि मटेरियल पे डिपेंड करती है। सो रिमेंबर, एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म and material of prism. Angular dispersion depends upon geometry of prism and material of prism. So what is angular dispersion? Measurement of angular separation between the extreme colors in the dispersed beam of light. So delta V minus delta R फॉर्मूला आपके सामने, थीटा है तो यूनिट डिग्री या रेडियंस होगी, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ प्रिज्म और मटेरियल ऑफ प्रिज्म पर। एक और प्रॉपर्टी बच्चों डिस्पर्शन से रिलेटेड या पैरामीटर है डिस्पर्शन से रिलेटेड, जो मटेरियल पर ही डिपेंडेंट होता है या वो सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। लाइट को डिस्पर्स करने का पावर, डिस्पर्स करने के बाद कितने एंगल में स्प्रेड हुआ, दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन। बट कोई मटेरियल लाइट को कितने अमाउंट से डिस्पर्स कर सकता है, सॉरी कितने अमाउंट से डिस्पर्स कर सकता है या कितना डिस्पर्स करेगा, उसके मेजरमेंट को हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। क्या कहते हैं उसको? डिस्पर्सिव पावर। नाउ डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। इट इज गिवन बाय एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ एक्सट्रीम कलर्स अपॉन डेविएशन ऑफ मीन कलर, या मैं बोल सकता हूं मीन डेविएशन। It is angular dispersion of the extreme colors upon mean deviation. Now angular dispersion of extreme colors यानी कि थीटा, angular dispersion थीटा, deviation of the mean color यानी कि yes very good yellow color. So omega is theta upon delta y. तो यहां से ऐसा लिख सकते हो बच्चों कि थीटा का और एक फॉर्मूला है ओमेगा इंटू डेल्टा वाई। सो एंगुलर डिस्पर्शन is dispersive power multiplied by what? Deviation of mean color. It is a deviation of mean color, या तो mean deviation भी बोल सकते हैं। ओके, अभी सर ओमेगा का अगर आपको एक्सप्रेशन ढूंढना है तो ऐसे लिख सकते हैं थीटा का फॉर्मूला क्या था मेरे बच्चों? a इन द ब्रैकेट म्यू वी माइनस म्यू आर, और डेल्टा का फॉर्मूला क्या था बच्चों? डेल्टा येलो, डेल्टा वॉलेट था ए म्यू वी माइनस वन। सो वैसे डेल्टा येलो क्या होगा? ए म्यू वाई माइनस वन, ए को हटा दो। सो ओमेगा इज म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। सो बच्चों दिख रहा है इसमें ए पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वही मैं समझा रहा था कि एंगुलर डिस्पर्शन ज्योमेट्री और मटेरियल दोनों की प्रॉपर्टी है, जबकि डिस्पर्सिव पावर सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर। सो डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल, इट हैज नो यूनिट। व्हाई सर? Ratio of angles depends only on material of prism. Depends only on material of prism. हाँ, ये मैं कह रहा था, कभी कभी क्वेश्चन बच्चों ये म्यू वाई नहीं दिया होगा तो इस म्यू वाई को आप लिख सकते हो म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो ये रिजल्ट आपको याद रखना है बच्चों, कितने एंगल में लाइट स्प्रेड होगी। मटेरियल की प्रॉपर्टी डिस्पर्स करने की डिस्पर्सिव पावर है, वो एक नंबर है, उसके पास यूनिट नहीं है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, एक और बात, दोनों में एक सिमिलैरिटी है बच्चों, सिंस ये एंगल है दैट इज द रीजन वाई ये डायमेंशनलेस है, बिकॉज एंगल्स हैज नो डायमेंशंस, और इसके पास तो यूनिटी नहीं है, देयरफॉर इट इज आल्सो डायमेंशनलेस। सो बोथ एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर आर डायमेंशनलेस। Pause the screen, note it down quickly, जल्दी कीजिए।